हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी वे में कवर अप कर रहे होंगे। आज का जो सेशन रहेगा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई सारे जो फैक्ट हैं, कई सारे जो डाउट्स हैं, आई होप आपके वो क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ अच्छे से अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं आज के सेशन की ओर। मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे बलवंत सिंह के द्वारा काफ़ी अच्छे से आंसर दिए गए हैं। वेरी गुड। ओके, तो ऐसे ही पढ़ते रहना है। तो मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे कि पीएम जो है कौशल विकास योजना, यहाँ पे कौशल आएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। पीएम कौशल विकास योजना जो है वो 2015 में स्टार्ट हुई थी। न्यू प्राइम मिनिस्टर मैंने पूछा था कि नेपाल के कौन बने, वो है शेर बहादुर दुबे। मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है? अश्विनी वैष्णव। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री पीयूष गोयल के अंडर है। कृष्णा रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो महाबलेश्वर सत्रा महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। अगर गोदावरी रिवर की हम बात करें तो वो ओरिजिनेट होती है नासिक महाराष्ट्र से। मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी कौन है? आर के सिंह। ठीक है, एक बार देख लेना इसको भी, जो रीशफल हुए हैं आई थिंक चेंज हुए हैं, एक बार देख लेना, ठीक है, और मेरे को भी बता देना, कमेंट बॉक्स में एक बार शेयर कर लेना, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से आंसर दिए गए हैं। जो आंसर्स देने हैं ना, ऐसे इकट्ठे एक ही मतलब आप स्लाइड में दीजिएगा, अलग अलग आंसर्स मत दीजिएगा, ठीक है। तो एक में इकट्ठे करके आप लोग अपने आंसर्स दीजिए, ठीक है। तो जो अच्छी तरह से आंसर देगा तो उसके मतलब मैं जो आंसर्स है यहाँ पे मेंशन करूँगी। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है इसको 6 साल यानी कि 6 साल हो गए हैं इस योजना को पूरे हुए, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आप इसको याद रखिएगा। ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। OECD FAO एग्रीकल्चर आउटलुक 2021 और 30 की ये रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत की गई है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ प्रोविजंस जो हैं। मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रह सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो रिपोर्ट है ये पब्लिश किसके द्वारा की गई है? ये पब्लिश की गई है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, दोनों ने साथ मिलकर ये जो रिपोर्ट है पब्लिश की गई है। लेटेस्ट जो रिपोर्ट जो इसमें कवर की गई, जैसे पल्सीज रहती हैं, ठीक है, फ्यू अदर जो नॉन मेजर जो क्रॉप्स है इसके अंडर जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनकी कैटेगरी को रखा गया है। इंडिया को सेंट्रल टू एनी प्रोजेक्शन इन ग्लोबल पल्सीज का माना गया है, ठीक है, और साथ ही साथ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी माना गया है इंडिया को। प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर एंड कंज्यूमर जो प्रोटीन रिच जो पल्सेस रहती हैं, दालें वगैरह रहती हैं, उसका ग्लोबल पल्सेस जो सप्लाई हुई हैं यानी कि होने वाली हैं आने वाले टाइम में 22 मिलियन टन देखने को मिलेगी। हाफ ऑफ द सप्लाई जो एक्सपेक्टेड की जा रही है एशिया, पर्टिकुलर हमारी जो कंट्री है इंडिया, 2030 तक इसकी सप्लाई ज़्यादा होने के चांसेस हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। पब्लिश किसके द्वारा की गई है और ये एजेंडा 2021 और 30 तक का रखा गया है, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ तो क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। ये काम क्या करती है कि हंगर जो है उसको डिफीट करना, इम्प्रूव करना, न्यूट्रिशन लेवल, फूड सिक्योरिटी को बरकरार रखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? रोम, इटली। याद रखिएगा, इसको वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फाउंड कब किया गया? इसको 1945 में किया गया। कहाँ पे? क्यूबेक सिटी, कनाडा में। याद रखिएगा क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो सेकंड है, वर्ल्ड वॉर सेकंड का ड्यूरेशन क्या था? 1939 टू 45, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड का ड्यूरेशन था। अगर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करें 1914 टू 1918 तक, तो 45 में जो वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुई, ठीक है, तो उसी के बाद या उसी के ड्यूरेशन में, वर्ल्ड वॉर सेकंड की ड्यूरेशन में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। आज के टाइम में जो डायरेक्टर जनरल है वो क्यू डोंग्यू है। फाउंड का आपको पता है, फाउंड कहाँ पे किया गया इसको? क्यूबिक सिटी में। फॉर्मेशन, ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यूनाइटेड नेशन। प्लीज़ इसको याद रखिएगा। ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। 16 अक्टूबर को एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। बताना मेरे को 16 अक्टूबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आई होप आपके माइंड में क्लैरिटी होगी।
ठीक है, एक बार पहले भी डिस्कस किया था मैंने, तो अगर नहीं पता तो प्लीज़ सर्च कीजिएगा जाके कि 16 अक्टूबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं यहाँ पे लोग। पिक में आप तो देख ही रहे होंगे, मतलब पिक्चर में शो कर रखा है कि वायलेंस हो रहा है, ठीक है। कौन सी कंट्री में हो रहा है वो आइए देखते हैं। वायलेंस कहाँ पे हो रहा है? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपने इंडिया के संदर्भ में देखिए, ये हमारी इंडिया है, इस रीजन की बात हो रही है, ठीक है, साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका को जो कंट्री टच करती है वो कौन कौन सी है? बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक्यू, नाम्बिया, ठीक है। साउथ अटलांटिक ओशियन आपको यहाँ देखने को मिलेगा और इंडियन ओशियन। क्लियर? तो 3 इसकी क्या हैं, कैपिटल्स हैं, स्विट्जरलैंड, लिसोथो एंड कैपिटम, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या मुद्दा है। बात की जा रही, रिसेंटली अभी यहाँ पे दंगे फसाद देखने को मिले हैं साउथ अफ्रीका में। क्यों? क्योंकि जो यहाँ के कौन थे, प्रेसिडेंट थे फॉर्मर, जिनका नाम था जोकोब जुमा, इनको अरेस्ट कर लिया गया था करप्शन के चार्जेस में, ठीक है। कब किया गया? इनको अरेस्ट किया गया आई थिंक 2018 में इनको अरेस्ट किया गया, ठीक है। तो अभी क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, लोगों के द्वारा बोला गया है कि इनको क्या करें, रिलीज़ किया जाए, क्योंकि हिंसा के चलते 70 लोगों की डेथ हो गई है, ठीक है। थाउजेंड ऑफ बिजनेसमैन एंड डैमेज मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज किया गया है, जो हिंसा हुई, ठीक है। वोस्ट सिविल अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। सिविल वॉर की ड्यूरेशन बन गई है। और साथ ही साथ एंड ऑफ वाइट माइनॉरिटी रूल, क्योंकि जो वाइट माइनॉरिटी रूल देखने को मिला था 1994 तक, यानी कि अपार्थाइड का जो मूवमेंट था, ठीक है, उसको ख़त्म किया गया। नेल्सन मंडेला के द्वारा भी बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाया गया। अभी जो नेल्सन मंडेला डे भी सेलिब्रेट किया जाएगा, कब किया जाएगा ये बताइएगा मेरे को, ठीक है। नेल्सन मंडेला डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अभी इसी मंथ में आने वाला है, ठीक है। आप देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे मूवमेंट चलाया गया, अपार्थाइड मूवमेंट, जो रंग भेद की नीति है, काले गोरे की जो भेदभाव किया जाता था, ठीक है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई महात्मा गांधी जी के द्वारा भी। तो अगर 2020 की बात करें, कंट्री में शार्प डिक्लाइन हुआ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 1946 से अब तक। और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी भी काफ़ी ज़्यादा हाई रिकॉर्ड पे पहुंच गई, 32.6% फर्स्ट 3 मंथ जो 2021 के देखने को मिले, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो ख़राब हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। मैप को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ज़रूर है, ओके। नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये, किससे रिलेटेड है? आपने कमीशन का नाम सुना होगा, रोहिणी कमीशन। रोहिणी कमीशन किससे रिलेटेड है? ओबीसी, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस से। तो कैबिनेट के द्वारा अभी एक्सटेंशन जो है ऑफ टर्म जो कमीशन की है उसको एक्सटेंड करने की कोशिश की गई है अभी, ताकि जो अभी सब कैटेगराइजेशन जो इशू है उसको अच्छे से देखा जा सके कमीशन के द्वारा। तो ये जो एक्सटेंड किया गया है कमीशन का टाइम पीरियड, वो अंडर आर्टिकल 340 के अंडर किया गया है, हमारे जो संविधान में मेंशन है। तो बात क्या की जा रही है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अक्टूबर 2017 में क्या किया गया, रोहिणी कमीशन का गठन किया गया। इनका बेसिकली एम क्या था कि इनके द्वारा देखना था कि ओबीसी जो हैं उनके अंदर जो सब कैटेगरीज आती हैं, यानी अलग अलग कास्ट के लोग आते हैं जो ओबीसी कोटा में फॉल करते हैं, ठीक है, जो ओबीसी कोटा में क्या करते हैं, फॉल करते हैं। बहुत सारी और भी कास्ट देखने को मिलती हैं, ठीक है। किस तरीके से ओबीसी को बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस की जाने वाली हैं, और इनका जो निगरानी रखी जाएगी कमीशन के द्वारा, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। कुछ रिकमेंडेशन भी दी गई इनके द्वारा, इस कमीशन के द्वारा, कि एक फ़िक्स कोटा होना चाहिए, ठीक है, कि 8 to 10% जो है ऑफ दी 27% जो कोटा है उसमें देना चाहिए, यानी कि ऑलरेडी जो 27% कोटा जो दे रखा है उनमें से ही 8 से 10% जो है वो फिक्स कोटा रहेगा सब कैटेगराइजेशन के लिए, ठीक है। अगर हम देखें कि ओबीसी में देखें तो अराउंड कितने, अभी मैं बता देती हूँ, ओबीसी में जो अराउंड 2600
33 कास्ट जो हैं वो ओबीसी के अंदर क्या करती हैं, फॉल करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा। एक सेकेंड, मेरे को ना, एक सेकेंड, ये यहाँ से थोड़ा हो गया, हाँ, 1 मिनट पीछे चला गया बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको इरेज करने दो। ओके, अभी देखते हैं। ठीक है, तो एग्जामाइन जो किए गए जो इश्यूज़ हैं सब कैटेगराइजेशन के विद अदर बैकवर्ड क्लासेस जो सेंट्रल लिस्ट में आती हैं, ये चीज़ें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उसको प्रपोज किया गया सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस कब, 2015 में। अक्टूबर 2017 में हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा आर्टिकल 340 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मेंशन है उसके तहत कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया। याद रखिएगा, कमीशन जो है किसके द्वारा हेड की जाए, कौन है इसके चेयरपर्सन, वो है जस्टिस जी रोहिणी। ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुकी हैं। अभी आप मेरे को बताइए, जो जस्टिस जी रोहिणी हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रह चुकी हैं वो कौन से ईयर में रह चुकी है और कौन से नंबर की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये जो सब कैटेगराइजेशन है ओबीसी का उसको एग्जामाइन करना, ठीक है, इसीलिए इस कमीशन का गठन किया गया और इंश्योर करना सोशल जस्टिस जो है अच्छी तरह से मिल रहा है इन लोगों को या नहीं, या और पेट्रोनाइजिंग जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज है उनको। ठीक है, तो सही तरीके से चीज़ें देखनी है कि कोई तंग तो नहीं कर रहा, सारी इनको इक्वालिटी देखने को मिल रही है या नहीं सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें जो है एग्जामाइन की जाएगी। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 30 क्या कहता है, वो कंडीशंस रखी गई हैं कि अपॉइंटमेंट जो रखी जाएंगी, कमीशन जो है इसके तहत अपॉइंट किया जाएगा और इन्वेस्टिगेट करेंगे जो कंडीशंस हैं बैकवर्ड क्लासेस की सोसाइटी में। और बात करें प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर देते हैं कि इस कमीशन को अपॉइंट करने का, और कंसिस्ट होते हैं कुछ पर्सन जो फिट रहते हैं इन्वेस्टिगेट करने में जो इस कंडीशन जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब आपको पता ही है, पॉलिटी में बहुत अच्छे से समझाया मैंने। टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब रहेगा सारी स्टेट्स आ जाएंगी प्लस यूनिट टेरिटरी, कोई हमने अक्वायर किया लैंड किसी अनदर कंट्री से वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। आर्टिकल 14 आपको बताइए, आर्टिकल 14 भी हमने डिस्कस किया है। जो हमारे संविधान का आर्टिकल 14 है वो गारंटी देता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। आर्टिकल 16 क्लोज 4 की अगर बात करें, प्रोवाइड करवाता है स्टेट को कि प्रोविज़न जो है रिजर्वेशन से रिलेटेड, इसमें क्या रखें, प्रोविजंस रखे जाएं रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। प्रेजेंटली अगर देखें देयर इज़ नो सब कैटेगराइजेशन एंड 27 जो रिजर्वेशन है इज़ अ मोनोलिथिक एंटिटी है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, इम्पोर्टेंट है ये सुरेखा सिकरी। सुरेखा सिकरी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है बिकॉज बालिका वधू जो काफ़ी फेमस था सीरियल, किस किसने देखा, ठीक है, मैंने तो बहुत देखा बालिका वधू के। तो बालिका वधू सीरियल में इनको इनका जो अहम रोल था, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से निभाया गया इनके द्वारा। तो हाल ही में इनकी डेथ हुई है, तो इनको 3 टाइम नेशनल अवार्ड मिला है सुरेखा सिकरी को। ठीक है, जो हाल ही में इनकी डेथ हुई है। विनर जो है यानी कि इनको जो अवार्ड्स मिले हैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, तामस मैमो, सलीम लंगदे पे मतरो और जुबेदा बधाई हो एंड डेली जो आता था सीरियल बालिका वधू। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाया गया, इसी सीरियल से ही ज़्यादा फेमस हुई हैं। ठीक है, तो इनको आई थिंक किस नाम से पुकारा जाता था उस सीरियल में, मेरे को अभी माइंड में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इनका जो लास्ट जो था नेटफ्लिक्स पे एंथोलॉजी गोस्ट स्टोरी में इनके द्वारा रोल निभाया गया जो डायरेक्ट की गई जोया अख्तर के द्वारा। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। रुद्राक्ष जो कन्वेंशन सेंटर है वो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया। द इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जिसको रुद्राक्ष के नाम से जाना जा रहा है। रुद्राक्ष जो है आपको पता है कि रुद्राक्ष के मोती भी आते हैं, वो काफ़ी पवित्र माने जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के नाम से ये कन्वेंशनल सेंटर का नाम रखा है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सेंटर जो है वो बिकम अट्रैक्टिव रहेगा डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो इन्वेस्टर रहेंगे या टूरिस्ट रहेंगे, ठीक है, बिजनेस पर्सन जो रहेंगे उनके लिए काफ़ी अट्रैक्शन का ये काम करेगा ये सेंटर। रूफ जो शेप बनाई गई है शिवलिंगा
ठीक है। शिवलिंग जो शिवलिंग भगवान रहते हैं ना, शिवलिंग जो मंदिर में रहते हैं, उनकी मतलब आकृति के तौर पर ही ये जो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो पूरा क्रिएट किया गया है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वाराणसी की अगर बात करें तो टच जो करती हैं स्टेट्स वो हैं उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और यहाँ से नेपाल। ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देश में मतलब फर्स्ट अनाज जो ग्रेन एटीएम शुरू किया गया है, यानी कि 5 मिनट में 70 किलो, ठीक है, आप ग्राम जो है वो ले सकते हैं। कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइम को रिड्यूस करने का बेसिकली पर्पस है, ठीक है, और भीड़ भाड़ जो है उसको कम करने की ज़रूरत है। इसका यही मोटिव है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। अगर ग्रेन्स वगैरह या अनाज वगैरह या कहीं स्टोर में लेने जाएँ तो इससे कोविड-19 की जो केसेस है वो फैलने की ज़्यादा आकांक्षा रहती है। तो इसलिए इस पे यहाँ पे ना लाइन में लगने की ज़रूरत है, ना ही अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली राशन कार्ड या आधार कार्ड से जो एटीएम से अनाज वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है। देखते हैं कंट्री का जो फर्स्ट ग्रेन एटीएम है वो सेटअप कहाँ किया गया। ये पायलट प्रोजेक्ट है, तो ये सेटअप किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। ये ऑटोमेटिक मशीन है। क्लियर। तो जस्ट लाइक जैसे बैंक एटीएम है ना, वैसे ही देखने को मिलता है। बैंक से हम पैसे वगैरह निकालते हैं, यहाँ से हम ग्रेन निकालेंगे। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो मशीन है ये इंस्टॉल की गई अंडर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बताना मेरे को ये, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है। तो देखो इसको कोई नोबेल प्राइज़ मिला है या नहीं, ठीक है। अगर मिला है तो बताना, ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना, आप लोगों की रिवीजन होगी। ये एक ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन है। बायोमेट्रिक सिस्टम इसमें रहेगा विद द टच स्क्रीन। ठीक है। बेनिफिशरीज जो हैं, यानी कि जो अनाज वगैरह लेने आ रहे हैं, वो सिर्फ एंटर करेंगे अपना आधार नंबर जो है और राशन कार्ड, ठीक है, यूनिक नंबर। 3 टाइप के ग्रेन्स यहाँ से मिलेंगे, वीट, राइस एंड मिलेट्स। तो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे थ्रू दिस मशीन। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगाइए। ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।